हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो से आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बेस से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा जाएगा और पूरी वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 और इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री का एक अलग सीरीज बनाई जाएगी, प्लेलिस्ट बनाई जाएगी जिसमें आपको इंटरमीडिएट तक की वीडियोज मिलेगी। बट इसमें 6 से लेकर 10 तक के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर उस बच्चे के पास पहुंचे जिसे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को अध्ययन करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ देखिए, मैंने डिफिनीशन लिख रखा है इसमें। पदार्थ यानी द्रव्य, पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड के वे सभी अवयव, ब्रह्मांड के वे सभी अवयव जिनमें आयतन व द्रव्यमान होता है, आयतन व द्रव्यमान होता है। ब्रह्मांड के वे सभी अवयव जिनमें आयतन व द्रव्यमान होता है तथा जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जगह। आयतन का मतलब होता है किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जगह। जब कोई वस्तु को हम कहीं पर रखते हैं तो वह कुछ ना कुछ जगह घेरती ही है, तो किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जगह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। ठीक, और द्रव्यमान, द्रव्यमान किसी वस्तु में ना जितना रसायन मौजूद होता है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु या पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की संपूर्ण मात्रा, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ कि वास्तविक जो मान होता है, द्रव्य का जो वास्तविक मान होता है वही उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। और हर वह वस्तु जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं और उसमें द्रव्यमान हो तथा वह जगह घेरती है तो क्या कहलाएगा? वो पदार्थ कहलाएगा। यानी ब्रह्मांड के वे सभी अवयव जिनमें आयतन व द्रव्यमान होता है, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। प्राचीन काल में दार्शनिकों ने इसे 5 तत्व में वर्गीकृत किया था। प्राचीन काल के जो दार्शनिक थे उसे उन्होंने पदार्थ को ना 5 तत्वों में विभाजित किया था। यानी पदार्थ जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु। लेकिन यह ज्यादा दिन तक चला नहीं। मतलब पदार्थ को अभी माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे हमारा शरीर जो है इन 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हमारा शरीर भी एक पदार्थ है। ठीक, लेकिन पदार्थ के कणों के गुणधर्म यानी आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को छोटे छोटे कणों के रूप में विभाजित किया। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए और उन प्रैक्टिकलों के आधार पर कुछ परीक्षण निकाले। उन परीक्षणों से निष्कर्ष निकला कि पदार्थ के कणों के कुछ गुणधर्म होते हैं। तो आइए जानते हैं कि पदार्थ के कणों के गुणधर्म क्या होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतना कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा गुणधर्म है पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। यानी पदार्थ के वो जो छोटे कण जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते कितने छोटे होते हैं, उनके मध्य में 1 या 2 या कई सारे कण हो गए तो उनमें एक एक कणों के बीच जो जगह होती है ना वो होती है, इसमें देखिए एक एक कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, यानी खाली स्थान। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी पदार्थों के कणों में ना लगातार मतलब हमेशा गति होती है। पदार्थ के कण कभी शिथिल नहीं होते, कुछ ना कुछ उसमें गति होती है। ठीक है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन गति होती है, निरंतर गतिशील होते हैं वो। पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। यानी वो जो छोटे छोटे पदार्थ के कण होते हैं उनमें आकर्षण बल भी कार्य होता है। आकर्षण बल क्या है? तो 2 वस्तुओं के बीच एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए जो बल लगता है उसे आकर्षण बल कहते हैं। तो हर पदार्थ का जो कण होते हैं ना छोटे छोटे, उनके बीच आकर्षण बल भी कार्य करता है। ठीक, तो ये हो गए पदार्थ के कणों के गुणधर्म, ये पदार्थ का डिफिनीशन। अब समझते हैं कि पदार्थ के कणों के ये जो गुणधर्म है ये कैसे डिफाइन होंगे कि पदार्थ के कणों के बीच इतने छोटे छोटे होते हैं कैसे, उनके बीच रिक्त स्थान होता है वो कैसे, उनके बीच वो निरंतर गतिशील होते हैं वो कैसे। ठीक है, तो आइए जानते हैं पदार्थ के कणों के गुणधर्म के बारे में कि
देखिए कुछ वस्तुएं या पदार्थ ले लीजिए, जैसे हमने दो पदार्थ ले लिया, एक जल और एक नमक, और एक पारदर्शी कोई बर्तन ले लीजिए, पारदर्शी बर्तन जैसे शीशे की गिलास, पारदर्शी बर्तन जैसे शीशे की गिलास। उस शीशे के गिलास में पानी रख लीजिए, जल, ठीक, और उसके बाद किसी पेन या मार्कर से टिक कर लीजिए कि उसमें पानी कहां तक है, ठीक। उसके बाद इसमें नमक डालिए 1 चम्मच। उसके बाद देखिए कि क्या होता है, क्या पानी का स्तर उस टिक किए हुए मार्क से ऊपर जाता है? तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल के जो कण होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, इतने कि हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद नमक, यह तो ठोस होता है ना, इसका सूत्र होता है NaCl, जल का सूत्र होता है H2O। अब ये हम आगे जानेंगे ये ऐसा क्यों होता है और क्या होता है। अभी हम बस पता कर रहे हैं कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, कैसे डिफाइन हुआ। तो जल के अंदर जब नमक के अणु जाते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं, कुछ देर बाद वो दिखना बंद हो जाते हैं, अतः जल के अंदर नमक पूरी तरह से घुल जाता है। तो नमक गया कहां? अगर नमक इसके अंदर होता तो पानी का स्तर ऊपर उठना था, पानी का स्तर भी नहीं उठा और नमक के कण गायब हो गए, दिखाई भी नहीं दे रहे। तो हुआ यूं कि जल के कण इतने छोटे छोटे तो थे और नमक के कण इतने छोटे छोटे थे कि उस पानी के अंदर जाके मिल गए और दिखाई देना बंद हो गया। तो नमक का पानी के अंदर जाके मिलना और दिखाई न देना, यह डिफाइन करता है, उस प्रेक्षण से यह ज्ञात होता है कि पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं। अब इस पानी का स्तर ऊपर न उठने का कारण कि जल के जो कण थे उनके बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रहा होगा जिसमें नमक के कण बैठ गए होंगे। यह डिफाइन करता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उसके बाद पदार्थ के कण निरंतर गतिशील कैसे होते हैं? आप यही नमक के जगह पे कोई स्याही ले लीजिए, ठीक, और वही सेम गिलास के पानी के अंदर 2 बूंद स्याही डाल दीजिए और इसको हिलाए डुलाए ना बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। और कुछ घंटे बाद आप क्या देखेंगे? स्याही पूरे पानी में फैल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? आपने स्याही डाला, पानी को हिलाया तक नहीं और स्याही पूरी गिलास में फैल गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल के कण जो थे छोटे छोटे वो गतिशील होते हैं। स्याही के अंदर जाते ही स्याही के कण भी गतिशील होगा क्योंकि वो भी पदार्थ है, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। वो जाके पूरे जल के अंदर एक एक कण को नीला कर देते हैं, यानी वो गतिशील होते हैं, यानी द्रव के कण जो होते हैं वह निरंतर इसके अंदर गतिशील होते हैं और गतिशील होने के कारण बिना हिलाए ही पूरे पानी का कलर नीला हो गया। अगर स्याही नीला है तो नीला ही होगा, रेड कलर का लेंगे तो रेड हो जाएगा। यानी बिना हिलाए डुलाए पूरे पानी का रंग बदलना यह दर्शाता है कि द्रव के जो कण होते हैं वह निरंतर गतिशील होते हैं, यानी जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। ऐसा हर पदार्थ में होता है। आप एग्जाम्पल किसी भी पदार्थ का लेके कर सकते हैं। पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल कैसे डिफाइन होता है? आप 3 वस्तुएं ले लीजिए, एक नमक ही ले लीजिए, नमक, एक जल लिए थे जल, और कोई गैस ले लीजिए आप, जैसे मान लो वायु। अगर आपको कहीं पे रखी हवा को हाथ से हटाना हो तो किसको आसानी से हटा लेंगे? हवा, जल या नमक? सबसे पहले आप हटा लेंगे हवा को, ठीक।
उसके थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको जल को हटाने में, यानी पहले हवा फिर जल और फिर नमक। ज्यादा मेहनत किसमें करनी पड़ी आपको? नमक को हटाने पे। यानी ये जो कण है इनके बीच कुछ ना कुछ आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से इनको अलग करने में कुछ ना कुछ हमें बल लगाना पड़ता है। तो इसमें बल ज्यादा लगाना पड़ता है, इसमें उससे कम, इसमें सबसे कम। यानी इसमें जो आकर्षण है वो कम रहा होगा जल से, नमक से। इसका आकर्षण वायु से ज्यादा रहा होगा, नमक से कम रहा होगा। और इसमें सबसे ज्यादा रहा होगा, तभी ऐसा होता है। लेकिन कणों के बीच आकर्षण बल क्या डिफाइन करता है? यदि हम किसी वस्तु को ले लें, जैसे मान लीजिए रबड़ ले लेते हैं, अगर हम उसको खींचते हैं तो वो फैलेगा, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। यह दर्शाता है कि उसके कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आप द्रव ले लीजिए किसी बर्तन में, आप उसे हाथों से ऐसे बीच में रख के अलग कीजिए, अलग हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप हाथ हटाएंगे वे वापस एक दूसरे से मिल जाएंगे। यह दर्शाता है कि उनके बीच आकर्षण बल होता है। ठीक, तो ये अभी हमने जितने भी प्रैक्टिकल किए, जितने भी प्रेक्षण देखे, ये सभी के सभी पदार्थ के इन कणों को, गुणधर्म को दर्शाते हैं। यानी पदार्थ के कणों के मध्य कितने गुणधर्म होते हैं? तो बेसिक रूप से 4 गुणधर्म देखेंगे। पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। अब पदार्थ को उनकी अवस्थाओं के आधार पे, उनके रसायनों के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को आधुनिक वर्गीकरण के आधार पे उनके रसायनों और उनकी अवस्थाओं के आधार पे बांटा गया। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि पदार्थ को उनके भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे किन किन भागों में बांटा गया। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।